हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ फ्रेश एमसीक्यूज लेके आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करिए। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड। आप देख सकते हैं कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आपके सामने बोर्ड पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा। तो अगर बेकिंग सोडा की बात करूं मैं बच्चों, बेकिंग सोडा का जनरल फॉर्मूला इज NaHCO3, दिस कॉल्ड बेकिंग सोडा। या इसका अगर केमिकल नेम की बात करोगे दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं? फर्स्ट वन जो मैं यहां पर देख पा रहा हूं दिस इज सोडियम, ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट एलिमेंट मैं यहां पर देख पा रहा हूं दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। जो इसके बाद वाला एलिमेंट है वो मैं देख पा रहा हूं दैट इज कार्बन, एंड द लास्ट एलिमेंट दैट इज कंस्टिट्यूटेड इन दिस मॉलिक्यूल इज ऑक्सीजन, ठीक है गाइस। तो ये चार एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट है एक्चुअली में बेकिंग सोडा में। तो इनके अब मैं ऑप्शंस पे गो थ्रू करूंगा और मैं बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं है यहां पे और कौन सा ऑप्शन सही आंसर है इसका, कि इज नॉट ए कंपोनेंट बोला गया है। तो क्या हाइड्रोजन मेरे को यहां दिख रहा है? क्या हाइड्रोजन मेरे को यहां दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। क्या सोडियम दिख रहा है? सोडियम दिख रहा है। क्या ऑक्सीजन दिख रहा है? ऑक्सीजन दिख रहा है। पर ऑप्शन बी कैल्शियम, वो यहां पर इस फॉर्मूले में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनता है कैल्शियम। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है इसमें से ये चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। कह रहा है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो मैं चारों स्टेटमेंट्स को बारी बारी गो थ्रू करूंगा आपके लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्योर मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस। कहता है कि प्योर मेटल्स जो होते हैं इनका एक शाइनी सरफेस रहता है, इनका सरफेस शाइनी रहता है। ये बिल्कुल सही बात है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं लस्टरस नेचर, या इस प्रॉपर्टी का नाम है लस्टर, और मेटल ये शो करते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। पर मेरे को क्या करना है? इनकरेक्ट चूज करना। तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है। फिर आ गया मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बिल्कुल सही है, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सी ऑप्शन इज मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहता है एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, ठीक है। और लास्ट वन इज लेड एंड मर्क्यूरी आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। कह रहा है लेड और मर्क्यूरी ये दोनों के दोनों हीट के बेस्ट कंडक्टर्स हैं। पर मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो मर्क्यूरी और लेड, इसमें से अगर मैं आपको बेस्ट ऑप्शंस के बाद बता दूं तो यहां पर आप देख पा रहे हो ऑप्शन डी, क्योंकि मर्क्यूरी तो हीट का कंडक्टर है पर लेड इज नॉट द कंडक्टर ऑफ हीट। ये इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर लेड की वजह से ये वाला ऑप्शन मेरे पास इनकरेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, या फोर्थ पार्ट जिसको आप कह लो। तो नेक्स्ट पार्ट पे मेरे साथ आ जाओ, लेट्स रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सॉल्ट पेट्रे इज अनदर नेम फॉर। कह रहा है सॉल्ट पेट्रे इसमें से किस कंपाउंड का दूसरा नाम है? अब देखो, सॉल्ट पेट्रे तीन तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल सॉल्ट पेट्रे, दिस इज नथिंग बट पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन आपके सामने होगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट। पर अगर मैं चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे की बात करूं तो चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे होता है आपका सोडियम नाइट्रेट, एंड आपका अगर नॉर्मल लाइम सॉल्ट पेट्रे की बात करूं दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट। तो अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट की बात करूं दिस इज सॉल्ट पेट्रे, दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट। पर अगर आपको यही सवाल थोड़ा घुमा के आ जाए और इस तरीके से पूछ लिया जाए कि सोडियम सॉल्ट पेट्रे इसका नाम क्या है? सोडियम सॉल्ट पेट्रे इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम है चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे, ठीक है। या सोडियम नाइट्रेट कंपाउंड अगर मैं बोलूं आपको, सोडियम नाइट्रेट अगर कंपाउंड की बात करूंगा आपके साथ, तो सोडियम नाइट्रेट इज सोडियम नाइट्रेट इज आपका चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे, ठीक है। एक ये वाला सवाल, इस क्वेश्चन से आपको इस सवाल का जवाब भी अगर कभी इस तरीके से घुमा के पूछ लिया जाए तो आपको पता लग जाएगा। एंड अगर कैल्शियम नाइट्रेट की बात हो रही है मेरा बच्चा, कैल्शियम नाइट्रेट, अगर कैल्शियम नाइट्रेट की बात हो रही है तो देन इट इज आपका लाइम सॉल्ट पेट्रे। तो आप ये तीनों की तीनों चीजें गो थ्रू कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो लाइम सॉल्ट पेट्रे, चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन का तो सही आंसर ऑप्शन बी बन गया। सोडियम क्लोराइड इज नन अदर देन कॉमन सॉल्ट। पोटेशियम क्लोराइड जो KCl होता है, इट इज ऑल्सो ए सॉल्ट कंसिस्टिंग पोटेशियम एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन एटम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आपका NaOH, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम है कॉस्टिक सोडा।
थोड़ा सा अगर केमिकल नेमिंग पे जाओगे तो क्या पता घुमा के पूछ लिए जाए, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये कॉमन सॉल्ट है भाई साहब, ठीक है, या जो भी मेरे मित्र देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये कॉमन सॉल्ट है। देन नेक्स्ट वाला नीचे वाला कॉस्टिक सोडा, अगर आप ये उतारना चाहते हो तो उतार लो, बिल्कुल अच्छे से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर इसको उतारने में। साथ साथ नोटबुक प्रिपेयर करते रहो एक एक, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी एक सेल्फ मेंटेन नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है बच्चों के लिए अगर वो बहुत जल्दबाजी में रीड करते हैं तो। मैं बताता हूँ कैसे। कहता है इफ आयरन नेल बिकम डैश आफ्टर बीइंग डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, लेट्स अज्यूम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करूं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है मैं आपको अगर यहाँ बना के दिखाऊं तो कॉपर सल्फेट इज ब्लू कलर सॉल्यूशन है ना, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ये कॉपर सल्फेट बना दिया मैंने ब्लू, अगर आप देख पा रहे हो। कह रहा है मैंने आयरन की नेल इसमें डिप कर दी, आयरन की नेल मैंने मतलब एक कील आयरन की डिप कर दी इसमें। कह रहा है जब आयरन की नेल डिप कर दी तो मेरे पास सॉल्यूशन कौन सा था यहाँ पे, आप देखो सॉल्यूशन वाज कॉपर सल्फेट। कह रहा है जब मैंने आयरन की नेल इसमें डिप कर दी, कह रहा है आयरन की नेल का कलर क्या हो जाएगा, आयरन की नेल क्या बन जाएगी, इसका कलर क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आयरन की नेल का कलर बताना है। अगर मैं आपको ये पूरी की पूरी रिएक्शन करके बताओ, इसमें आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, इट इज एक्वस इन नेचर, सॉल्यूशन है क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात की है, तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल दैट इज आपका यहाँ पर आयरन, दैट इज रिप्लेस्ड दैट रिप्लेसेस नन अदर देन कॉपर। तो कॉपर को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा कंपाउंड FeSO4, ठीक है, प्लस Cu। This is the type of displacement reaction. Displacement reaction is the type of reaction in which the more reactive metal displaces the least reactive metal from its salt solution. तो यहाँ पर being a more reactive metal, iron displaces copper from its salt solution. Due to this reason, this reaction is termed as displacement reaction. और यहाँ पर अगर कॉपर सल्फेट का कलर पहले ब्लू था तो सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, अब ये आयरन सल्फेट यहाँ सॉल्यूशन में होगा एंड द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीनिश इन कलर। पर ये जो कॉपर है ये क्या होगा, ये आयरन की नेल पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये कॉपर जो है ये कहाँ डिपॉजिट होगा, ये आयरन की नेल पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और आयरन की नेल पे एक ब्राउनिश टेक्सचर देगा। ठीक है जी, आयरन की नेल पे एक ब्राउनिश टेक्सचर दे देगा। तो इस सवाल का जवाब वेल एक्सप्लेन्ड तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, देन ऑप्शन डी इज ब्राउनिश, कि आयरन की नेल पे कौन सा कलर आ जाएगा, कॉपर के जमने की वजह से ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, और सॉल्यूशन का कलर पूछे तो वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। समझ आ रही है बात? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आर्सेनिक। कह रहा है कि आर्सेनिक का केमिकल सिंबल क्या है। आर्सेनिक atomic number 33, being a metalloid, shows various properties of metals as well as non-metals. It is a metalloid in nature. Atomic number 33 metalloid, जर्मेनियम गैलियम के साथ पुट होता है, ये इसकी अलग से सीरीज है, P ब्लॉक का पार्टिसिपेंट है। अच्छा, तो आर्सेनिक का केमिकल सिंबल मैं अगर बताना चाहूँ दैट इज AS, ठीक है, तो AS इज आर्सेनिक, ठीक है। AR stands for argon, AS stands for arsenic, ठीक है। और AN और अगर AC आप देखो, AC इज एक्टीनियम एंड AN एक मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूं अभी, बट AN इज डेफिनेटली नॉट आर्सेनिक, AS इज आर्सेनिक अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मेरे अकॉर्डिंग बन रहा है C पार्ट, आर्सेनिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट आइंस्टीनियम। अब अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर आइंस्टीनियम की बात हुई है, यहाँ पर नोबिलियम पूछ सकते हैं आपको, फर्मियम पूछ सकते हैं, मेंडेलिवियम हो गया, लॉरेंशियम हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स, कैलिफोर्नियम हो गया, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। पर ये सवाल जो है ये प्योर मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज बेस्ड सवाल है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग सकती। क्लियर? आपको एक अगर आपको एटॉमिक नंबर की सीरीज याद है तो आप एक गेस वर्क कर सकते हो। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप ना 100 से लेकर, या आप एक काम करो 99 से लेकर 110 तक, अगर आप ये नंबर याद कर लेते हो, इसमें से एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि आपको जरूर पुट फॉरवर्ड हो जाएगा, 99 से लेकर 110 तक। अब आपको बताता हूं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम सिंबल ES, बीइंग मेटल, ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिव डिके वाला मेटल है, और ये एक सिंथेटिक मेटल है, सिंथेटिक मटेरियल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एटॉमिक नंबर तो प्योर याद रखने वाली गेम है, दैट इज 99। एटॉमिक नंबर ऑफ आइंस्टीनियम इज
99। ठीक है, आइंस्टाइन के नाम पे ये मेटल का नाम रखा गया, दैट इज 99 नेचर। इसके बाद वाला जो एलिमेंट है दैट इज आपका फर्मियम, उसके बाद वाला नोबिलियम, देन आपका मेंडेलिवियम, देन आपका लॉरेंशियम, एंड इस तरीके से चलता रहेगी सीरीज पूरी। तो आपको 110 तक याद करना है। 99 तो आइंस्टीनियम है, इसके बाद वाला मैंने बता दिया फर्मियम, है ना, देन नोबेलियम, लॉरेंशियम, मेंडेलिवियम, ऐसे चलता रहेगा सीरीज पूरा। तो सीरीज चला लेना और ये वाला सवाल याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू माई perspective, this question's answer is option number C, 99. Let's move on to the next question. Let's do it. The difference in temperature between two bodies is 30 degree centigrade. What is the difference in degree Fahrenheit? कह रहा 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है एक बॉडी और दूसरी बॉडी में। कह रहा वही डिफरेंस को अगर मैं फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा। तो हमारे पास साइंस में एक थ्योरी है जो बताती है, एक फॉर्मूला है, एक्चुअली दिस इज नॉट अ थ्योरी, दिस इज अ फॉर्मूला, जो बताती है कि मैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात बोलूँ, अगर फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला अगर आप देखो दैट इज 9/5 C + 32। अब उसने बोला कि दो बॉडीज के बीच में 30 डिग्री का गैप है, तो 30 डिग्री सेल्सियस मेरे को दिया हुआ है सेंटीग्रेड। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस इज गिवन टू बी, है ना। तो मेरे को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को अगर 30 डिग्री सेल्सियस दिया है तो आप यहाँ पर C की जगह क्या डालोगे बच्चों, क्या डालोगे जल्दी बोलो। यहाँ पर आएगा आपका 30 + 32। When you solve it, it becomes 6, it becomes 54, it is 32. According to solvation, by method of solvation, it becomes 86. तो 86 Fahrenheit is equivalent to 30 degree Celsius. So this question's answer is option number C, 86. Let's move on to the next question. I hope you will understand. Now read this question. This is a very theory based question. This is a very normal question, nominal, but in some scenarios it becomes very difficult. But मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा फॉर्मूला बता दूंगा कि करना कैसे ये सवाल, वो भी बता दूंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा छोटी सी, तो आपका हो जाएगा। If the size of the nucleus of an atom is compared with a cricket ball, कह रहा एक एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, क्रिकेट बॉल के साथ। तो कह रहा है कि जो साइज ऑफ द एटम है उसकी वैल्यू अगर किलोमीटर्स में नापी जाए तो क्या होगी। समझे क्वेश्चन? नहीं समझे? फिर बताता हूं कि अगर एक एटम का जो न्यूक्लियस है उसको अगर मैं कंपेयर करूं रियल लाइफ में किसी के साथ, मैं मानता हूं कि मान लो क्रिकेट बॉल जो है वो एक न्यूक्लियस जैसी है ना, तो मैं बोल रहा हूं, तो वो पूछ रहे हैं कि दो पूरा एटम उसका साइज अगर एक न्यूक्लियस को कंपेयर करके क्रिकेट बॉल जितना बोला गया, तो उसी कंपैरिजन के अकॉर्डिंग एक एटम को कितना बड़ा बोला जाएगा किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग। क्या उसका आंसर 0.5 किलोमीटर्स होगा, क्योंकि किलोमीटर्स में आंसर पूछा गया है। तो क्या उसका आंसर 0.5 किलोमीटर्स हो सकता है, क्या 0.005 किलोमीटर्स होगा, या 0.05 किलोमीटर्स होगा, या 5 किलोमीटर्स होगा। तो इसके पीछे तो एक फॉर्मूला है। ये पहले मैं पूरी की पूरी थ्योरी मिटा देता हूं, तो देन मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता हूं। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि एटम के बीच में जो गैप होता है, एटम और न्यूक्लियस के बीच में जो रेंज का गैप होता है, दैट इज 10⁻⁵। ठीक है, तो अगर मैं कभी भी डायामीटर ऑफ एटम की बात करूं कि डायामीटर ऑफ एटम कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 10⁵ या -5 इंटू डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, 10⁵, 10⁵, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 10⁵, आगे ये आ गया डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर मेरे को डायमीटर ऑफ एटम फाइंड करना है, मेरे को न्यूक्लियस की कंपैरिजन किसके साथ हुई है, क्रिकेट बॉल के साथ, तो अप्रोक्सीमेटली मैं बताता हूँ क्रिकेट बॉल का डायमेंशन अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से 10 या 12 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा। तो 10-12 सेंटीमीटर के अगर बीच में डायामीटर है, समझ रहे हो, क्रिकेट बॉल का, एक क्रिकेट बॉल का डायमीटर मान लो, एक क्रिकेट बॉल का डायमीटर जो है वो है 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि 10 की पावर में चल रहा है तो 10 मेरे लिए इजी सॉल्वेशन था इसलिए। तो 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, और 10 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर मेरे को जो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है मेरे को वो लिखना है, कितना डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, 10 है ना। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये मिटाना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत प्यारा सवाल। ये आएगा 10⁵, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10 सेंटीमीटर, है ना, अपॉन 2। अगर डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है 10 सेंटीमीटर, तो मेरे को रेडियस निकालना है। रेडियस कितना आएगा, रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे को क्या पूछा है, रेडियस पूछा ना, तो जो भी आंसर होगा उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। अगर सेंटीमीटर में, मुझे आंसर किस में चाहिए,
किलोमीटर में चाहिए भाई साहब। तो ये क्या सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 सेंटीमीटर पहले मीटर में कन्वर्ट हुआ 100 से डिवाइड करके, अब 1 मीटर को किलोमीटर में से डिवाइड करने के लिए मेरे को 3 जीरो और मार्क करने पड़ेंगे। तो अगर सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 5 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, यहां सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा, दिस बिकम्स 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10 की पावर 5। तो ये दोनों को काटा, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर डायमीटर है। अगर रेडियस पूछा जाए तो 2 से डिवाइड कर दो, व्हाट इज बिकम्स 5। तो रेडियस क्या आ जाएगा किसी एटम का, 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी 5 इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? डायमीटर ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। ये रेंज है, ये रेंजिंग फोर्स है, ये रेंज है जिसके बीच में वो लाई करते हैं। तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस अगर मैं कंपेयर करूं क्रिकेट बॉल से कंपेयर करके 10 सेंटीमीटर लिया, किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो इससे डिवाइड किया। तो जो अगर इस डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस मैं क्रिकेट बॉल से कंपेयर करके ले रहा हूं, तो डायमीटर ऑफ एटम भी एक क्रिकेट बॉल से कंपेयर होके ही आएगा, क्योंकि उनके बीच में तो इतना गैप है ना। तो ये सॉल्व करने के बाद 5 किलोमीटर वुड बी द फाइनल आंसर फॉर मी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर for question number 8. Let's move on to the next question. Dash is a process of forming a thick oxide layer of aluminium. कह रहा है कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एक थिक लेयर को जमाना किसी भी मेटल सरफेस पे, इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, दिस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इसमें क्या होता है कि ऑक्साइड की लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आपको पता है ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कोरोजन या रस्टिंग या जंग लगने से कोई भी मेटल सरफेस है वो प्रोटेक्टेड रहता है या प्रिवेंटेड रहता है। ठीक है, तो एनोडाइजिंग इस प्रोसेस का नाम है। अदरवाइज ऑप्शन नंबर ए देखो, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जिंक लेते हैं, जिंक मेटल, उसको मॉल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में पिघला के कन्वर्ट करते हैं, और जिस भी मेटल को या डिजायर्ड मेटल को मुझे प्रोटेक्ट करना है या प्रिवेंट करना है तो उसको जिंक मेटल में डुबकी लगाते हैं, देन सुखा देते हैं। अब ऊपर जिंक की लेयर लगी है तो जंग जिंक को लगेगा, ना कि अंदर वाले प्रोटेक्टेड मेटल को। तो वो हो गया गैल्वेनाइजेशन। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है मेटल की जिसकी वजह से उसको बीट अप करके हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोरोजन तो हो गया रस्टिंग या जंग लगने के प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन को कोरोजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। What is the pH value? What is the pH value of acidic substances? अब pH स्केल अगर आपको मैं बता के दिखाऊं, बीच में 7, यहाँ पर 0, यहाँ पे 14, जो एग्जैक्टली 7 पे होगा वो बच्चों न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे नीचे जो होगा वो एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर ऊपर जो होगा वो बेसिक होता है। तो अगर आप इतनी बात समझ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा थ्योरी। तो एसिडिक अगर मैं बोलूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग pH वैल्यूज फॉर pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सबस्टेंस, कहता है एसिडिक सबस्टेंस का pH क्या हो गया? एसिडिक सबस्टेंस तो 7 से नीचे वाले सारे के सारे हैं, तो 7 से नीचे वाले आ जाएंगे बिलो 7.0। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बनता है। कहता है PVC इज ए हाई स्ट्रेंथ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशंस सच एज पाइप्स, मेडिकल डिवाइसेस, वायर्स एंड केबल इंसुलेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC? PVC का फुल फॉर्म चुपचाप याद कर लो बच्चों, दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, PVC को। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज पॉलीमर एंड इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ क्लोरोइथेन। बेसिकली क्लोरोइथेन इसका ये स्ट्रक्चर है PVC का। ये मैंने ऊपर C बनाया था, ये C है। ठीक है, ये C है, ये C के साथ जुड़ा है, ये H है, ये H है, नीचे Cl है। इस कंपाउंड की या इस कंपाउंड की अगर आप नंबर ऑफ चेन्स ले लोगे, मतलब इस कंपाउंड की अगर आप नंबर ऑफ चेन्स लोगे, दिस स्ट्रक्चर इज आपका PVC। बहुत सारे, अब देखो यहाँ भी बॉन्डिंग हो सकती है, वहाँ भी, तो ये चेन बनाता रहता है आपस में। तो ये एक ना वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है PVC, और ये बहुत स्ट्रेंथफुल होता है, इंसुलेशन के काम आता है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन आंसर इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ऑप्शन नंबर बी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर। Which of the following cell is not used in watches? कहता है इसमें से कौन सा सेल वॉचेस में यूज नहीं होता है? मैं आपको बता देता हूं, जैसे सिल्वर ऑक्साइड सेल है, मर्क्यूरी सेल है, जिंक लेड एसिड सेल। ठीक है, तो सिल्वर ऑक्साइड सेल की अगर मैं बात करूं, सिल्वर ऑक्साइड सेल, जिंक ऑक्साइड सेल या जिंक का कोई भी सेल होगा वो इलेक्ट्रिकल वॉचेस में, जो आप डिजिटल वॉचेस देखते हो बच्चों, डिजिटल वॉचेस या इलेक्ट्रिकल वॉचेस बोलते हैं जिसको, उसमें काम आता है। मर्क्यूरी सेल बटन सेल के रूप में काम आता है, बटन सेल बोलते हैं। अगर आप देखोगे एनालॉग वॉचेस जो भी होते हैं बटन वाले सेल, उसमें मर्क्यूरी सेल होता है, क्योंकि रिवर्स फ्लो ऑफ गैसेस को मेंटेन करके रखता है।
तो इस ये क्या करता है कि ज़्यादा वेस्टेज नहीं करता, और ये नॉन रिचार्जेबल सेल होता है मर्क्यूरी सेल। लेड एसिड सेल वॉचेज में यूज नहीं होता, ऐसे इन्वर्टर्स और इन्वर्टर बैटरीज में होता है। तो लेड एसिड बैटरी जो है वो इन्वर्टर में यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर वॉचेस के लिए लेड एसिड सेल यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा बाय द वे ये जो सीरीज है ये 30 क्वेश्चंस की है, ठीक है, तो अभी तो 13th पे पहुंचे हम। हैव सम पेशेंस, विल फिनिश इट अप इन अ वेरी क्विक टाइम। आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर यू गाइस, तो बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, कह रहा है इसमें कौन सा एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है, नॉट वर्ड यहां पर आया है। मैं आपको कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम बताता हूं, जैसे मैं आपको एक बताता हूं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज हो गया। पिटूनिया फ्लावर्स नेचुरल इंडिकेटर में आता है, बताऊंगा क्या करता है ये। रेड कैबेज नेचुरल इंडिकेटर में आता है, रेड कैबेज। जिरेनियम के फ्लावर्स होते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर में आता है। पिटूनिया के फ्लावर्स यूज होते हैं, रेड कैबेज का लीव्स यूज होते हैं। अब मैं एसिड और बेस में इसका इंडिकेशन बताता हूँ आपको क्या करता है ये सारे के सारे, क्योंकि एक सवाल है लेकिन आपको मैं बड़ी डेप्थ में अगर मैं बता दूं तो आपके क्या पता ये सवाल घुमा कि इसके बारे में ना आ जाए, क्या पूछ ले कि कलर कौन सा चेंज है, तो वहां पर भी आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए ना मेरी इस वीडियो से, और आपकी हेल्प होनी चाहिए। मिथाइल ऑरेंज की ट्रिक ऐसी है कि एसिड और बेस में ऑरेंज का जो कलर होता है, ऑरेंज इज कंप्राइज्ड ऑफ रेड एंड येलो। तो एसिड के केस में मिथाइल ऑरेंज कलर देता है रेड और बेस के केस में देता है कलर येलो, इतना बात याद रख लोगे। देन पिटूनिया, पिटूनिया को कैसे इंडिकेट करते हैं, पिटूनिया एक्चुअली फ्लावर इसका होता है, और इसका जो फ्लावर होता है, इसका फ्लावर अपना कलर चेंज करता है। तो पिटूनिया का फ्लावर जो होता है अगर वो एसिड के केस में देखा जाए तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और बेस के केस में देखा जाए तो वो रेड कलर का हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्लू हो जाएगा और यहाँ पर ये रेड हो जाएगा, पिटूनिया का जो फ्लावर है, ठीक है। रेड पिंक बोलते हैं, ब्लू ग्रीन या रेड पिंक कलर हो जाएगा इसका। रेड कैबेज की बात करो, रेड कैबेज के लीव्स होते हैं गाइस। रेड कैबेज एक ऐसा हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है जिसके लीव्स का कलर चेंज होता है और हमें एसिड और बेसिस का कलर इंडिकेट होता है। रेड कैबेज में जो एसिड होता है उसका कलर पिंक रेड हो जाता है। अगर एसिड के कांटेक्ट में आ जाए तो रेड कैबेज के जो लीव्स हैं उसका कलर पिंकिश रेड हो जाएगा या पिंक रेड हो जाएगा, और अगर बेस के कांटेक्ट में आ जाए तो इसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा। ध्यान रखना, बिल्कुल उल्टा, देखो पिटूनिया का बिल्कुल उल्टा है, समझ आ रही बातचीत, ब्लू ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं जिरेनियम की बात करूं, दिस इज जिरेनियम, ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे जिरेनियम। जिरेनियम की बात करूं, जिरेनियम जो है ये ऑरेंज कलर का न्यूट्रल में होता है, एसिड के केस में ये रेड हो जाता है, एसिड के केस में ये रेड हो जाता है और बेस के केस में ये ब्लू हो जाता है, ये याद रख लेना। तो ये आपको मैंने कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के कलर बता दिए। अब इन सारे ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन जो है दैट इज थाइम। थाइम यहाँ पर नहीं है, थाइम के पत्ते हमारे पास इंडिकेटर के रूप में काम नहीं करते यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर नहीं है थाइम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, इथेनॉइक एसिड इज CH3COOH, है ना, फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4। अच्छा ये सारा देख लेना। अब H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सबा बोलते हैं इसको, एंड HCl स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बहुत ही आसान सवाल। अब जो बच्चे केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है मैं उनकी भी हेल्प करना चाहता हूं, इसीलिए शायद थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, अदरवाइज मैं जानता हूं कि ये बहुत आसान सवाल है और बहुत सारे बच्चों को पहले से भी आता होगा, पर प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको बहुत अच्छा डाटा बताया जाएगा यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द सबस्टांस इनकरेक्टली पेयर्ड विद द एसिड प्रेजेंट इन दैट सबस्टांस। अच्छा कह रहे हैं कि इनकरेक्टली पेयर्ड, आप देखोगे कि करेक्टली और इनकरेक्टली पेयर्ड में बड़े ज्यादा सवाल है, ये कुछ PYQs भी हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट्स हैं, कुछ हमारे सेल्फ कंपोज्ड हैं, तो इनकरेक्टली के हिसाब से जो हमने देखा कि ज्यादा सवाल आ रहे हैं तो उसीलिए यहाँ पर नॉट, इनकरेक्ट, वैसे सवाल थोड़े से आपको ज्यादा मिलेंगे। टोमेटो और ऑक्जेलिक एसिड की जोड़ी बिल्कुल सही है, विनेगर और एसिटिक एसिड की जोड़ी बिल्कुल सही है, ऑरेंज और सिट्रिक एसिड की स्टोरी बिल्कुल सही है, लेमन और लैक्टिक एसिड की स्टोरी गलत है क्योंकि लेमन इज ए सिट्रस फ्रूट एंड इसमें भी ये वाला एसिड होना चाहिए सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज इन कर्ड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्टली पेयर्ड यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन का तो लेमन और लैक्टिक एसिड था। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट शोन बाय मेटल, कहता है इसमें से कौन सा फीचर जो है मेटल शो नहीं करता है, तो इसमें से कौन सा फीचर लुक्स डल नहीं शो करता, मतलब लुक्स डल, डल तो नहीं दिखता,
कैन बी पाउंडेड इनटू ए शेप, कैन बी मेड इनटू ए वायर कंडक्ट शीट। कहता है इसमें से क्या मेटल शो नहीं करता? मेटल डल थोड़ी है, मेटल तो शाइनी है, लस्चरस होते हैं, शाइनी होते हैं, मेटल सरफेस हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं। शेप में दे सकते हैं उनको, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी, वायर वाली प्रॉपर्टी आपकी डक्टिलिटी है। कंडक्ट शीट बिल्कुल सही, हीट कंडक्शन करता है मेटल। तो ऑप्शन नंबर ए लुक्स डल इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे क्वेश्चंस हैं कुछ अच्छे से देखो अब, हैव सम पेशेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? अच्छा, ये अच्छा सवाल है। पूछ रहा है कि अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है। अब पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो। अब देखो यहाँ पर इन सब का स्ट्रक्चर बना के देखो। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4, CCl4 में ऐसे बना रहा हूँ, Cl 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 और Cl। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा समझना। ठीक है, ये पहला CCl4 का स्ट्रक्चर, देन कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये CO2। ठीक है, ये CO2। देन तीसरा आ गया आपका बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये बना दिया मैंने, ये बेंजीन आपका। ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूल आपका बना दो, तो फोर्थ ऑप्शन वाटर का मॉलिक्यूल आपका बना देता हूँ। ये आपका ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये सी और ये डी, वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से मैंने ऑप्शन बना दिए सारे के सारे। अब कह रहा है कि इसमें पोलर कौन सा है? पोलर वो है जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, सल्फर भी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं लगा, तो ये तो पोलर नहीं है। पर इसके साथ ऑक्सीजन 2 लगे हैं, इसके साथ क्लोरीन 4 लगे हैं, क्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी, इसके साथ 1 ऑक्सीजन लगा, 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि जब कोई भी एक एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड द एलिमेंट दैट इज शोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। समझ आ रही बात? जो सबसे अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इसके ऊपर हल्का सा लाइट एक नेगेटिव चार्ज आता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव पोलर चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव पोलर चार्ज। तो अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव पोलर चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव पोलर चार्ज, इसके ऊपर एक नेगेटिव पोलर चार्ज, इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव पोलर चार्ज। पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो कि CCl4 में अब मैं बता रहा हूं कि पोलर मॉलिक्यूल, अब जितनी पोलैरिटी इस तरफ है उतनी इस तरफ है, तो ये कैंसिल आउट कर रही है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और जितनी इस तरफ है उतनी ही इस तरफ है। तो इस मॉलिक्यूल CCl4 मॉलिक्यूल में जितनी पोलैरिटी C और Cl के बॉन्ड के बीच में है ना, उतनी ही नीचे वाले C और Cl के बॉन्ड के बीच में भी है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। सिमिलरली ये और ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये तो पोलर नहीं है। सेम जितना इधर पोलैरिटी उतना इधर पोलैरिटी, जितना इन दोनों के बीच में उतना ही इन दोनों के बीच में भी। तो पोलैरिटी ये आपस में कैलकुलेट ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो पोलैरिटी आपस में कैलकुलेट ऐसे होना है। तो ये तो नेगेटिव पोलर हो गया, ये तो पोलर नहीं है, ये पोलर नहीं था, बचा ऑप्शन डी। ये पोलर है क्योंकि अब देखो इसकी पोलैरिटी नीचे, इसकी पोलैरिटी नीचे, कैंसिल आउट नहीं कर रहे क्योंकि इक्वल अपोजिट नहीं है। इक्वल तो है पर अपोजिट नहीं है ना, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ होना चाहिए था जहाँ की वहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये तो पहले से ही हमें पता होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। और जो डायटॉमिक नेचर के होते हैं जैसे H2 हो गया, Cl2, N2, ये नॉन पोलर होंगे हमेशा। O2, ये सारे के सारे नॉन पोलर नेचर के होते हैं, थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो आपस में नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। कहता है प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन मेरे हिसाब से बच्चे होता है कि जब किसी सॉलिड को विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड यू कन्वर्ट इनटू वेपर फेज, या किसी वेपर को डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, दिस प्रोसेस टर्म्ड एज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन देख लो क्या है, द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू ए प्लांट एंड टू इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स। कहता कि प्लांट से वाटर मूवमेंट होना और एरियल पार्ट से इवेपोरेशन होना, दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो ये सब्लिमेशन तो नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसपिरेशन। The process by which water vapor in air is changed into liquid water। तो वाटर वेपर को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट किया, दिस इज आपका कंडेंसेशन। समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम ए लिक्विड इनटू गैस, वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, दिस इज इवेपोरेशन। ठीक है, एंड द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी, ये सब्लिमेशन है।
इसकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नैफ्थलीन करता है सब्लिमेशन, वॉशरूम्स में ओडोनिल यूज करते हो आप, दैट डू सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन होता है वो भी सब्लिमेशन करता है, अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो सब्लिमेशन शो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लिटमस पेपर चेंजेस टू, कहता है कि लिटमस पेपर किस कलर में चेंज होगा व्हेन पुट इन सोप वाटर। तो सोप वाटर इज अ बेस, हाँ या ना। तो लिटमस का कलर बेस के केस में ब्लू, बेस के केस में रेड से क्या होता है, ब्लू होता है। तो लिटमस यहाँ पर कौन सा कलर चेंज करेगा, रेड से ब्लू। तो रेड कलर का लिटमस होगा वो ब्लू में चेंज होगा क्योंकि साबुन का पानी है, तो ब्लू में चेंज आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ब्लू इज द राइट आंसर, चेंजेस टू ब्लू कलर। और लकीली हम ब्लू से लिख रहे हैं अभी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द फिनिशिंग एजेंट इन वाइन। द सवाल इज वेरी इजी, कह रहा है कि फिनिशिंग एजेंट के लिए शराब में या वाइन्स में, अल्कोहलिक बेवरेजेस में फिनिशिंग एजेंट के लिए हम इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल या कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब वाइन की फिनिशिंग होती है तो वाइन की फिनिशिंग में हम क्या करते हैं कि वाइन जो होती है वो थोड़ी सी क्लैरिफाई करनी होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा अनस्टेबल, डिस्टेबलाइज नेचर की वाइन बनी होती है और थोड़ा सा अनक्लैरिफाइड होती है, थोड़ा साफ नहीं होती। तो इसको थोड़ा साफ, थोड़ी चिकनाहट देने के लिए, थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए इसके अंदर एक मटेरियल डाला जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के मतलब प्रोसेसिंग जब खत्म हो रही होती है, लगभग 80% प्रोसेस जब खत्म हो जाता है उसके बाद ये मटेरियल ऐड करते हैं। दिस मटेरियल इज जेलेटिन। अब जेलेटिन ऐड करने का मेन रीजन ये है कि जब वाइन में जेलेटिन ऐड कर दी जाए तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबलाइज हो जाता है वो ड्रिंक और वो और क्लैरिफाई हो जाता है, ठीक है। तो जेलेटिन ऐड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रोमीन इज करेक्ट। कहता है ब्रोमीन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्रोमीन लिक्विड है भाई रूम टेम्परेचर पे, और बात है कि ब्रोमीन लिक्विड है। दूसरा ब्रोमीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। ब्रोमीन जो है हेलोजन भी है, ब्रोमीन 17th ग्रुप में फॉल करता है। तो जितनी बातें ब्रोमीन के बारे में करो उतनी कम। ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन थोड़ा कम है ना। तो 4-5 बातें तो मैंने ऐसे ही बता दी। पहली बात, क्या ब्रोमीन मेटल है? नहीं, अभी बताया ना नॉन मेटल, तो ये ऑप्शन गलत। इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, नहीं। इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नहीं। इट इज लिक्विड, पहला पॉइंट बताया था लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो जैसे मेटल में इकलौता जो है वो आपका मर्क्यूरी है, वैसे ही इस ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड है। व्हाट इज द जेनेरिक नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कहता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पहले फॉर्मूला लिखो। कैल्शियम सल्फेट स्टैंड्स फॉर Ca, सल्फेट इज SO4, हेमी का मतलब होता है 1/2, हाइड्रेट मतलब पानी। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये वाला जो फॉर्मूला बन गया बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बेकिंग सोडा का फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट। फर्स्ट क्वेश्चन, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, डिटर्जेंट पाउडर में बेस यूज होते हैं और लंबे लंबे ओलिक और मेलिक एसिड्स के लंबी लंबी फैटी एसिड्स की चेन होती है वेजिटेबल ऑयल्स की, ठीक है। तो डिटर्जेंट उससे बनता है। POP का फॉर्मूला ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, कुछ केस में हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which among the following is considered as the father of modern atomic theory? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट आए, एक केमिस्ट आए, जिन्होंने ये बात रखी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज इंडिविजिबल इन नेचर। और सबसे पहली बार जो मैटर है, मैटर को एटम्स के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया गया। इन साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इन्होंने किसी भी मैटर को जब स्टडी करना चाहा तो इन्होंने एटम के पर्सपेक्टिव से करा। और उससे सबसे बेटर बात ये थी कि उस टाइम पे कुछ नियम थे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गै-लुसाक्स लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो जितने भी लॉज हैं, ये जो इनके जो नियम हैं, इन सारे रूल्स को ओबे जरूर कर रही थी। इसीलिए ये जो है फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी माने जाते हैं, एंड ही इज नन अदर देन जॉन डाल्टन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से ये जो मैंने बातचीत करी, ये सारी की सारी बातचीत डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की शुरुआत से है।
डाल्टन के बाद ही बाकी साइंटिस्टों को थोड़ा आइडिया आया कि एटम के अंदर ओ ढूंढ रहा है। पर इन्होंने एक बात गलत बोली कि इन्होंने बोला, डाल्टन ने बोला कि एटम इज इनडिविजिबल इन नेचर। बाद में वो गलत हुए क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, प्रोटीनो एंड वेरियस टाइप ऑफ सबस्टेंसेस एंड स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर आल्सो lie in the atom, in the center of the atom और न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इस तरीके से बातचीत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following is the common name of a natural admixture mineral? Admixture मतलब जब दो मिनरल्स आपस में मिले हो। फर्स्ट वन इज आपका जिंक कार्बोनेट, फर्स्ट वन इज आपका जिंक कार्बोनेट एंड सेकंड वन इज आपका हाइड्रस जिंक सिलिकेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट एंड हाइड्रस जिंक सिलिकेट। अगर आप जिंक कार्बोनेट की बात करो, जिंक कार्बोनेट को पुत्र हम बोलते हैं स्मिथसोनाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्मिथसोनाइट, स्मिथ। ठीक है, जैसे हम जिंक कार्बोनेट को स्मिथसोनाइट बोलते हैं पुत्र, और इसको हम बोलते हैं हेमीमॉर्फाइट, जिंक सिलिकेट को हम बोलते हैं हेमीमॉर्फाइट। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, दिस इज नन अदर देन कैलामाइन। कैलामाइन जो है एड मिक्सचर है इन दोनों का। ठीक है, बोरैक्स जो है Na2B4O6O10H2O, 10 टाइम्स H2O, ये बोरैक्स का फॉर्मूला है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, बेंजोल, चौक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट चौक होता है। ठीक है, तो चूना बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज चौक। तो इस तरीके से आप देख लो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वुड बी कैलामाइन, क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्मिथसोनाइट और जिंक जो सिलिकेट है उसका मिक्सचर कैलामाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम फॉर मार्च गैस? मार्च गैस स्टैंड्स फॉर मीथेन। ठीक है, इसको बायोगैस भी बोलते हैं, इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, इसको बायोगैस भी बोलते हैं, इसको बॉग गैस भी बोलते हैं, इसको स्वamp गैस भी बोलते हैं। बायोगैस बोल लो, स्वamp गैस बोल लो, स्वamp गैस या बॉग गैस, जो भी गैसेस हैं वो इसमें है। तो मीथेन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। मार्च गैस वाला आपको आई होप कि समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल? अब एल्कलाइन अर्थ मेटल को पढ़ोगे तो जो हमारे पास ग्रुप सेकंड है बच्चों पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप सेकंड वुड बी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मतलब क्या पता बोर्ड्स में अच्छे नंबर ले आए और सरकारी नौकरी होगी तो बुलेट मांगी पिताजी से, तो पिताजी बोल रहे हैं ले ले, तो वैसा कुछ याद है। तो बेटा में बी स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो अब देखो इसमें से कौन सा है। मैग्नीशियम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट में मैग्नीशियम है। अगर ग्रुप फर्स्ट का पूछ लेते हैं दैट इज और आसान, हेली ना कर रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो इस तरीके से याद करना है। ठीक है, तो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग याद कर लो। मैं अगर आपको एडवाइस करूं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th, ये ग्रुप ऐड कर लो। ठीक है, 16th, 17th, 18th, मतलब ये 5 ग्रुप ऐड कर लो, याद कर लो। आपको बहुत सारा का सारा डाटा आपको इसमें से कवर हो जाएगा, सवाल भी आ जाएगा कोई ना कोई। तो मैग्नीशियम इज द राइट आंसर उसके लिए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नेचुरली फॉर्म्ड वाया द एनारोबिक डीके ऑफ फास्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर? कहता कि जब हम एनारोबिक डीके करवाते हैं किसी ऑर्गेनिक मैटर का जिसमें फास्फोरस है और उसको डंप कर देते हैं कहीं पे, ठीक है, और एनारोबिक डीके मतलब उसको ऑक्सीजन डेफिशिएंट या डेफिसिट एरिया में उसको डीके करवाया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस से, तो उस केस में फास्फोरस कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं वो एक गैस रिलीज करते हैं, दैट इज PH3। अब आपको अगर इसका नाम बताओ तो आपको आंसर आ गया ना, तो नाम इज फॉस्फीन, POHP, फॉस्फीन, PH3 इज फॉस्फीन, तो ये फॉस्फीन आपका सही जवाब है। ठीक है, तो फॉस्फीन देख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर इज फॉस्फीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे। द पीरियोडिक लॉ एज वी नोट इट टुडे ओज इट्स डेवलपमेंट टू? कह रहा है कि पीरियोडिक लॉ को बताने वाले इनमें से कौन थे? एक पीरियोडिक लॉ जो सबसे पहली बार आया था, जो मेरे को याद है अभी तक, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। फिर आ गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने बोला था। तो मेंडलीव बोलते हैं कि जब हम एटॉमिक वेट के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करें। इन्होंने एक मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दिया था, वो आप रीड करोगे तो बहुत आसान सा है। कुछ 60-62 एलिमेंट्स को इन्होंने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स इन्होंने अरेंज किया। और इन्होंने बोला पीरियोडिक लॉ, पता क्या बोला इन्होंने बोला कि जब हम एलिमेंट्स को, उन 60 एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू वेट्स अरेंज करते हैं, तो ग्रुप्स वाइज या कुछ सीरीज वाइज ना, जो एलिमेंट्स आपस में एक साथ लाइन में आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। तो वो प्रोसेस या वो
क्या कहते हैं वो तरीका या वो प्रोसेस या वो फिनोमिना जहां पर एक ग्रुप में वो जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही हैं थ्रू आउट, अगर हम अकॉर्डिंग टू वेट्स उसको अरेंज करें, दिस इज पीरियोडिक लॉ, क्योंकि कुछ पीरियड के बाद वो प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट हो रही है। समझ आ रही बात? तो इसको देने का काम जो था वो किया था डिमिट्री मेंडलीव ने, तो डिमिट्री मेंडलीव इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीशियम? कहता है मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल क्या होगा? मैग्नीशियम इज Mg, Mg, ऑप्शन नंबर सी Mg। Mn इज मैंगनीज, Ma इज कोई एलिमेंट नहीं है, Ms इज कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो Mg इज मैग्नीशियम, याद रहेगा, और Mn इज मैंगनीज, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहता था हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले बना के दिखाता हूं आपको, ये पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में। देखो 10 सेकंड में ऐसे पीरियोडिक टेबल बनता है। ठीक है, तो यहां पर पहला कॉलम, दूसरा, ये 13वें से स्टार्ट हो गया 18वें तक चला गया। ठीक है, तो यहां पर अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल क्या होता है मेरा बच्चा? हॉरिजॉन्टल होता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल होता है जब हम ऐसे जाएं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल ये जो रोज हैं इनका नाम है पीरियड, क्या बोलते हैं इसको? पीरियड्स। एंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड्स, 7 पीरियड होते हैं। 6वां 7वां सबसे लंबा पीरियड, 32 एलिमेंट हैं दोनों में। सबसे पहला पीरियड सबसे छोटा 2 एलिमेंट वाला, हाइड्रोजन और हीलियम। और अगर आप ऊपर से नीचे आओगे, दिस कॉल्ड वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है पीरियड्स। फैमिलीज, ग्रुप्स बता दिया, वर्टिकल कॉलम्स होता है, फैमिलीज होती हैं, जैसे यहाँ पर एस ब्लॉक फैमिली होगी, या क्या कहते हैं हेलोजन फैमिली होगी। फैमिली मतलब एक ग्रुप, सिंपल एक ग्रुप को एक फैमिली बोलते हैं। ठीक है, कार्बन फैमिली, हेलोजन फैमिली। फिर आगे क्लस्टर्स, क्लस्टर्स हो गए जब एक जगह पे बहुत सारे एलिमेंट्स हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्लस्टर है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो वो क्लस्टर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट बनता है पीरियड्स, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। इसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, और डाउट जो है वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नीचे आप कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं आपके कमेंट्स जरूर सी करूंगा। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।